हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा आपको दोनों को? यस सर। देखो आज जो हमारा यस सर। क्या हुआ? आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। देखो मेनली there are two methods, two indexes that we take into account when we uh, measure the inflation, right? There are two types of price index, right? First is consumer price index, second is wholesale price index. ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। राइट, तो देखो दो 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 प्राइस इंडाइसेस होते हैं, दो प्राइस इंडेक्स होती है जिनसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है कि हमें क्या पूरा टेबल बना के, हमें सिर्फ इसका मीनिंग, इसका जो बेसिक चीज है कि ये एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वो पता करते हैं, वो हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमें हमें यस सर। ऐसा नहीं इसको मैथमेटिकली इसको वी हैव टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन या हमें कोई डेटा दिया हो। मैं इसका तुम्हें बेसिक चीजें दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम होलसेल प्राइसेस को लेंगे, गुड्स एंड, देखो दोनों में फर्क क्या है, होलसेल सिर्फ गुड्स को लेता है, सर्विसेज को नहीं लेता है, सिर्फ गुड्स के प्राइसेस को लेगा, राइट? होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम we will take the average prices of goods in the wholesale market। देखो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई सामान है, राइट, तो वो तुम्हारे पास, कोई फार्मर अगर गेहूं उगाता है तो डायरेक्टली तुम्हारे घर थोड़ी देने आता है। ठीक है, देयर आर वेरियस स्टेजेस दैट वी हैव टू, दैट द प्रोडक्ट हैज टू गो थ्रू, राइट? बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जहां से प्रोडक्ट मूव करते हैं या प्रोडक्ट्स मूव करते हैं। तो उसमें एक होलसेलर होता है और फिर रिटेलर होता है, फिर रिटेलर से जाके हम सामान लेते हैं, ये तो होता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या है, होलसेलर में हम होलसेल प्राइस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, होलसेल प्राइस पे। और ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ किसको लेगी, सिर्फ गुड्स को लेगी, सर्विसेज की वैल्यूज को नहीं लेगी। सर्विसेज जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, ये सब सर्विसेज नहीं लेगी, ये सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट करेगी। अब क्या होता है इसमें, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि इसमें हम बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, बास्केट ऑफ गुड्स ले लेंगे, यानी सामान, कुछ सामान ले लेंगे। कुछ सामान से हमारी मुराद ये है कि, कुछ सामान से हमारा मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट, जो डेली यूज की चीजें हैं हम वो ले लेते हैं, राइट? तो हम कितने आइटम्स लेते हैं, 676 आइटम्स टेक इनटू कंसिडरेशन while we calculate the wholesale price index। जब हम WPI कैलकुलेट करते हैं तो हम कितने आइटम्स लेते हैं, 676। समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है? यस सर। बताइए। यस सर। When we calculate WPI, how much item we have to take, 676। 676 में हमें 676 में हमें तीन तरीके के आइटम्स लेने पड़ते हैं। देखो तीन तरह की कैटेगरीज हैं। एक लेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी जो हम डेली यूज कर रहे हैं, चावल है, दाल है, जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, जो डेली यूज में जो सब यूज करते हैं, राइट? सेकंड इज फ्यूल यानी ऑयल की बात हो रही है, जो 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 फ्यूल यूज करते हैं हम गाड़ियों में, और डीजल और पेट्रोल, ये सारी चीजें फ्यूल में लेंगे। और हम लेंगे फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर जो होके आ रहा है, जो कंपनी से प्रोडक्ट 10 तरीके के जो डेली यूज वाले होते हैं वो होके आ रहा है। तो ये PFM से हम याद रखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स।
इनमें सबसे ज्यादा 60% अबव का वेटेज है। 60% हम देते हैं किसको, 60% से 65, बल्कि 65% का वेटेज हम देते हैं किसको, हम देते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, राइट। और बाकी शायद 20 और ऐसे करके ये दोनों ऊपर, ये दोनों जो है वो बटे हुए हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स और फ्यूल, लेकिन हम सबसे ज्यादा वेटेज इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को देते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, राइट। और WPI को कैलकुलेट कौन करता है, इसको कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कैलकुलेट्स द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन थ्रू होलसेल प्राइस इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? ये सब पॉइंट्स नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं कई बार। तो मैं कैलकुलेट करने को नहीं पूछेगा इन्फ्लेशन, राइट। कैलकुलेट लेकिन ये तुमसे पूछ लेगा कि कितने आइटम्स होते हैं, किसको ज्यादा वेटेज मिलता है, कौन कैलकुलेट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। यहाँ तक समझ में आया सबके? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। देखो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, राइट, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान 2015 तक WPI पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता था। लेकिन 2015 में एक कमेटी आई थी, उर्जित पटेल का नाम सुना है तुम लोगों ने? Yes, sir. Who is Urjit Patel? Former governor ऑफ RBI, वेरी गुड। उन्होंने कमेटी रिकमेंड करी और उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब आप WPI कैलकुलेट ना करें, WPI से इन्फ्लेशन ना कैलकुलेट करें, आप किससे करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट करें, ठीक है। और उन्होंने एक बैंड सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन शुड बी 4%। एक बैंड सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को हम कम से कम 4% तक मेंटेन करके रखें। तो +-2 तो होना चाहिए, मतलब +2 और -2 का उन्होंने बैंड दिया कि यानी 4 से 2 हो जाए या 4 से 6 हो जाए, लेकिन ना तो 2 से नीचे निकले ना 6 से ऊपर निकले इन्फ्लेशन। तो ये इन्होंने कमेटी रिकमेंड करी थी, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था इसका, राइट। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि इन्फ्लेशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो हम लेंगे, जैसे मैं इस ईयर का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस ईयर का कैलकुलेट, यानी 2020 का मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा करंट ईयर हो गया, ठीक है। फिर मैं मानूंगा अपना एक बेस ईयर की, क्योंकि एक रेफरेंस ईयर लेना जरूरी होता है। कोई भी डेटा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक रेफरेंस पीरियड की जरूरत पड़ती है, यानी बेस ईयर की जरूरत पड़ती है, बेस पीरियड की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल अब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का बेस ईयर शायद 2012 है मेरे ख्याल से, राइट। तो 2012 से 2020, तो 2020 का मैंने WPI निकाला, सब सारे प्रोडक्ट्स को रख के 676, और पुराने वाले को निकाला, दोनों को माइनस करके, वही जो तुमने तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो पढ़ा होगा ना, मैथ्स पढ़ी है नहीं? Yes, कॉस्ट sir. प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 का फार्मूला होता है ना, कि कोई भी चेंज निकाल, परसेंटेज चेंज निकालने का फार्मूला सुना है ना? न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये कर देते हैं तो इन्फ्लेशन निकल आएगा हमारा। इस साल का करंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इनटू 100, या करंट माइनस बेस अपॉन बेस इनटू 100, अगर हम ये कर दें तो इन्फ्लेशन निकल आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी वैसे ही करेंगे, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कितने आइटम्स लेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कितने आइटम्स लेंगे, CPI में हम लेंगे कितने आइटम्स, 200 आइटम्स। और इसमें फर्क क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI। CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेंगे, WPI में सिर्फ गुड्स लेंगे, सर्विसेज की बात WPI में नहीं होगी, CPI में सर्विसेज की बात होगी और गुड्स की बात होगी। बताओ आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, 200 आइटम्स लेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस है।
आपका सीपीआई पिछले इस ईयर का बेस ईयर का दोनों को माइनस करेंगे, इन्फ्लेशन का जो है रेट निकल आएगा। ठीक है, अब उसमें जो हम अगर हम टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो तुम्हारे एरिया की चीज नहीं है, उसमें हमें मैथमेटिकली प्रूव नहीं कराना है, हमें हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, हमें इसके थियोरेटिकल पार्ट को देखना है, हमें मैथमेटिकल प्रूफ में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम देखो सारे आइटम्स को लेंगे, उनका उनको एक कॉमन वेट में, क्योंकि देखो सबका वेटेज अलग अलग होगा ना यार। फॉर एग्जाम्पल को अंडे हैं तो अंडों का वेटेज 2 अंडे हैं और फिर 1 किलो गेहूं है, तो दोनों में फर्क है ना, तो उसको हमें कॉमन वेटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो एक स्टैटिस्टिकल चीज हो गई, वो तुम्हारे एरिया की चीज नहीं है, राइट। तुम्हारे जो एरिया की चीज है, हमें सिर्फ दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और मेन डिफरेंस मैंने तुम लोगों को बता दिया। और एक और डिफरेंस है इसका, इसको कैलकुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको कैलकुलेट करता है, राइट। यस सर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट सीपीआई कैलकुलेट करता है। हिंदुस्तान का जो भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अब वो कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट देगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स देगा। इसकी फुल फॉर्म और भी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी इम्प्लीमेंटेशन करके है, लेकिन बहरहाल तुम अपना जहन में रख लो कि स्टैट की जो मिनिस्ट्री है वो इन्फ्लेशन का डेटा कैलकुलेट करती है आज के दौर में हिंदुस्तान में। और ये जो सीपीआई कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान में तो वो 2015 से हुआ है। 2015 से पहले हम WPI पे इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते थे। होलसेल प्राइस यानी प्रोड्यूसर लेवल की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम कंज्यूमर लेवल, रिटेल प्राइस की बात कर रहे हैं। जब हम सीपीआई की बात करते हैं तो हम काय की बात करते हैं? हम रिटेल प्राइस की बात करते हैं। और जब हम WPI की बात करते हैं तो हम होलसेल प्राइस की बात करते हैं। ठीक है, जब हम WPI की बात करेंगे तो हम काय की बात करेंगे? होलसेल प्राइस, राइट। यस सर। ठीक है, तो this is the basic difference, this is the actual difference between the two price indexes which usually used for the calculation of inflation. ठीक है, यस सर। यस समझ सर। में आया? दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यस सर। नो सर। सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अच्छा ये बताइए, आप लोगों का कोई सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन है? किसी टीचर ने बताया सिलेबस कब तक फिनिश करना है? नो सर। नो नो सर, सर। नोटिफिकेशन। और जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, साइंस सर ने का तो सिलेबस हो गया, और किसी का और सबका हो गया सिलेबस? नो नहीं सर। सर। नहीं, नो सर। क्लासेस हो रही हैं उन लोगों की? यस यस सर। सर। रिश्ता मैम कैसे लेती हैं क्लास? सर शाइस्ता मैम नहीं लेती हैं। मतलब वो नोट्स भी नहीं भेज रही, कुछ नहीं कर रही हैं? नहीं नोट्स सर, भेज रही हैं? ग्रुप में नोट्स भेजिए थे मैम ने। अच्छा अच्छा, हैदर सर कैसे ले रहे हैं? सर हैदर सर का हैदर उनको लेक्चर नोट्स भेज रहे हैं हैदर सर? नहीं सर, हैदर सर का वो लेक्चर नहीं नहीं पढ़ा। है। अच्छा, है नहीं उनका लेक्चर? नो सर। इमरान सर इमरान ले सर रहे हैं का। क्लास? यस सर। यस सर। यस सर, ऑनलाइन ले रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन ले रहे हैं। चलो एनीवेज, हमारा तो देखो ये लास्ट चीज है, अब हमारा खत्म हो गया, हमारा लास्ट यूनिट बचेगा, राइट। उसमें हमें 3 टॉपिक्स कराने हैं, हमारा सिलेबस इस हफ्ते में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा होपफुली, राइट। ठीक ओके है, सर। दोबारा हमारा हम लोग टॉपिक वापस आते हैं। हमारा WPI CPI में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। ठीक है, वही चीज इसमें लिखी हुई है, देखो इन्होंने वही कैलकुलेशन दे रखा है। ठीक है, CPI ऑफ इतना वाज इतना एंड वाइल फरवरी 2008 इतना, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। देखो PINT माइनस PNT माइनस T-1 यानी बेस ईयर की बात हो रही, -1 जब भी लगा होगा तो बेस ईयर की बात होगी, तो न्यू माइनस बेस ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100 कर देंगे तो इन्फ्लेशन देखो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.28%। अब एक चीज होती है GNP डिफ्लेटर। GNP डिफ्लेटर का मतलब क्या है? 2 तरीके के GNPs होते हैं, एक होता है नॉमिनल GNP, एक होता है रियल GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता GDP है, बस उसके अंदर क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ी होती है। GDP का तो तुम लोगों को पढ़ाया था, अभी तो नेशनल इनकम पढ़ाया या पिछली बार पढ़ाया था? व्हाट इज GDP?
ये बताओ। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक। अरे इसी बार तो नेशनल इनकम पढ़ाया है ना, Yes, sir. यस पहला सर टॉप, Yes, पहले sir. यूनिट का पहला दूसरा टॉपिक है। तो व्हाट इज जीडीपी देन? पढ़ते पढ़ाते रहियो यार तुम लोग, बिल्कुल बस प्रॉब्लम यही है। अरे नेशनल इनकम क्या होता है यार? जीडीपी तो होता है यार, जीडीपी इज द नेशनल यस इनकम। सर जीडीपी एट Yes, एमपी, sir. जीडीपी एट सर एफसी मार्केट वैल्यू, समझाया तुम्हें, रूल से समझाया। जीडीपी सर क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्राइमरी एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंड इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में जितना भी सामान और सर्विसेज Yes, sir. की मार्केट वैल्यू सबको मिला देंगे, जीडीपी बन जाएगा। जीएनपी बनाने के लिए ग्रॉस नेशनल की बात हो रही है, तो नेशनल बनाने की एनएफआई प्लस कर देंगे जीडीपी में, जीएनपी बन जाएगा। यस सर। ठीक है। तो देखो Yes, एक इन्होंने sir. ये बहुत ही बेवकूफी का ये चीज है, ये जीएनपी डिफ्लेटर, वैसे इसका कोई यूज वूज नहीं है, लेकिन कह लो थियोरेटिकल चीजें तो समझ लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिफ्लेटर का मतलब डिफ्लेट करना, बदलना चीजों को। तो बदलेगा जब हम दो चीजों का डिफरेंस देखेंगे, वो डिफ्लेटर कहलाता है, राइट। तो जीएनपी डिफरेंटर क्या होगा? नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी। नॉमिनल का मतलब एक्चुअल करंट की बात हो रही है, रियल का मतलब जब हम किसी चीज को इनकम के पर्सपेक्टिव में, इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव में, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आज जो मेरी इनकम है, जो मेरी करंट, जो मेरी नॉमिनल इनकम है, वो आज के 5 साल के बाद जो मेरी रियल इनकम, अगर वही मेरी इनकम रहती है, तो मेरी रियल इनकम घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आज के जो 1 लाख रुपए, आने वाले 5 साल के बाद वो 1 लाख रुपए के सामान नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे ही अगर Yes, sir. नॉमिनल जीएनपी को रियल जीएनपी से डिवाइड कर दूं, तो बन जाएगा क्या? जीएनपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर बन जाएगा। इससे भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। जैसे इन्होंने दे रखा है, देखो इन्होंने 2006 2007 का निकाला, ये 149 कैलकुलेट किया इन्होंने, 2005 2006 का ये निकाला, दोनों को डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो इन्फ्लेशन रेट इनका निकल गया क्या? 4.9। बताइए आया नहीं आया समझ में? तो हमें नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 कर देना है, बस दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट जीएनपी डिफ्लेटर। लेकिन जो ऊपर के दोनों थे, डब्ल्यूपीआई, जो एक्चुअल में ट्रेंड करते हैं, जो एक्चुअल में यूज होते हैं, वो समझ में आए। डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों समझ में आ गए, कौन कौन कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई हो रही है, वो किस किस पे क्या इफेक्ट डालेगी, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, राइट। फर्स्ट वी विल गो विद इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा जो रीजन है, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम और वेल्थ है, उस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट। देखो, क्रेडिटर्स और डेटर्स का नाम सुना है कभी? यस सर क्रेडिटर्स तुमने तो सुना होगा सबा। किसी ने नहीं सुना डेटर्स क्रेडिटर्स का नाम? यस सर बताइए क्या सुना, होता है sir. सबा, आप बताइए, आपने तो अकाउंट्स पढ़ी है। बताइए। किसी को कोई आइडिया नहीं है? अरे बोलिए भी दो प्लीज, कोई रिस्पॉन्स तो करिए। कह रहा हूँ किसी को कोई आइडिया नहीं है इसका? No, sir. किसी को कोई नहीं है? सर तो सबा आपको नहीं है इसका हेलो आइडिया? बिल्कुल, आपने तो अकाउंट्स पढ़ी है। हेलो बताइए, आवाज आ रही है सबा आपको? हेलो हाँ, सर आवाज कट रही आवाज आ रही है? अब आ रही है? सर, वॉइस क्लियर Yes, नहीं sir. आ रही। अब आ रही है? आवाज कट रही है सर डेटर और क्रेडिटर का क्या मतलब होता है? अभी भी नहीं आ रही है आवाज?
सर आ रही है। क्रेडिटर का मतलब हो गया जो पैसा देगा, और डेटर का मतलब जिसने कर्जा दिया, और डेटर जिसने कर्जा लिया। समझ में आई बात? आवाज आ रही है? आप रिस्पॉन्स करिए आप लोग, ऐसे बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। यस सर आ यस रही नो है। कुछ बोला करिए ना, बार बार मैं एक चीज Yes, रिपीट sir. करूंगा, मुझे प्रॉब्लम होगी और आपको भी। आपको आ रही है, उसके अलावा जो 4 लोग हैं उन लोगों को आवाज आ रही है? दोबारा कॉल कट करके दोबारा कर लिए ना कॉल। दुर्दाना Hello. आपको आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ यस सर। यस हाँ, तो रिस्पॉन्स करिए ना, यस नो करिए ना, मैं सर बोल अब अब ये आइए सर सर. सर अब आ रही है, बोल। यस सर। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का मीनिंग बता रहे थे। क्रेडिटर जो पैसा देगा, जो कर्जा देगा, और डेटर जो लेते कर्जा लेगा, हैं। राइट। फॉर एग्जांपल मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, मैं क्रेडिटर हो गया और वो मेरा डेटर हो गया, इसको मैंने पैसा दिया। महंगाई के यस टाइम सर। में क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर लूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसा दे रखा है, उसको बाद में मिलेगा, तो बाद में वैल्यू, अगर 1 लाख रुपए दी और आज से 5 साल बाद किसी ने मुझे वापस करे 1 लाख रुपए, तो मेरा नुकसान है, लेकिन डेटर का उसमें फायदा है। तो क्रेडिटर जो पैसा देते हैं उनका इन्फ्लेशन में फायदा होता है, डेटर जो पैसा लेते हैं यानी जो पैसा वापस करते हैं, जो कर्जदार हैं, उनका फायदा होता है। ठीक है, तो देनदार का नुकसान और लेनदार का फायदा, राइट। तो क्रेडिटर का नुकसान होता है और डेटर्स का फायदा होता है, किसमें? इन्फ्लेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes, नाउ sir. वी विल मूव टू प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। प्रोड्यूसर्स गेन करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज है, प्राइस हाई हुए हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उनके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स का फायदा होगा। वर्कर्स का क्या होगा? वर्कर्स का नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है, उनका रियल वेज घट जाएगा, उनकी यानी परचेजिंग पावर घट जाएगी। महंगाई जब बढ़ रही है या महंगाई बढ़ गई, अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए तनख्वाह है और अब क्या हुआ, कल को महंगाई दुगनी हो गई, 5% 10% हो गई, तो प्रोड्यूसर्स का तो फायदा हो गया, लेकिन जो मैं वर्कर हूँ मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैं अब वो सामान खरीद नहीं पाऊंगा ना 10,000 रुपए जो कल खरीद रहा था, राइट। तो वर्कर का द रियल वेज ऑफ द वर्कर, रियल इनकम या रियल वेज घट जाता है एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। मैं 10 बार बता चुका हूँ, रियल टर्म्स को हम इन्फ्लेशन की फॉर्म में देखेंगे, तो रियल वेज घट Yes, जाएगा, sir. उसका जो उसकी इनकम है, जो पैसा कमा रहा है, उसकी रियल इनकम घट जाएगी, यानी फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उसकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। फिक्स्ड इनकम अर्नर, सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? फिक्स्ड इनकम अर्नर्स को होता है। जैसे हम लोग हैं, सैलरीड पीपल है, लैंडलॉर्ड्स हैं, पेंशनर्स हैं, इनको ज्यादा दे यूजुअली सफर बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि उनकी रियल वैल्यू घट जाती है ना, उनको तो महंगाई भत्ता मिल रहा है, राइट। जब महंगाई बढ़ेगी तो जो फिक्स सैलरी Yes, ग्रुप्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, इनको sir. नुकसान होता है, राइट। उसके बाद इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड ज्यादा मिलता है, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट पे चल रही हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसलिए डिविडेंड भी, जो रिटर्न है शेयर्स का, रिटर्न को कहते हैं डिविडेंड। शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड, जो प्रॉफिट ऑफ द शेयर्स कॉल्ड डिविडेंड। तो जब कंपनी का प्रॉफिट बचा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है, सॉरी, तो डिविडेंड भी बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टर्स का फायदा है। ठीक, उसके बाद स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल एंड ब्लैक मार्केट, इन सब का फायदा होता है इन्फ्लेशन के टाइम। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं दबा के, कोई वो नहीं है इनको। फार्मर्स का नुकसान होता है, नहीं सॉरी, फार्मर्स का फायदा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट राइज हुआ है, कोई फार्मर भी तो प्रोड्यूसर ही है ना, तो उसका भी वही बात है, फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर वर इन द सेम थिंग। तो फार्मर का ही फायदा है, अगर महंगाई होती है तो वो अपना प्रोडक्ट महंगे ही बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, लॉजिकल चीज है, इसमें कोई वैसा बड़ा मसला Yes, sir. राइट। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, the rising price stimulate the production of all goods, both the consumption of capital goods as more and more profit। अब क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ा हुआ होता है तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएं, राइट। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन ज्यादातर क्या करता है? इनकम को बढ़ा देगा, जाहिर सी बात है। इट यूजुअली इंक्रीज द एग्रीगेट इनकम एंड it usually increase the employment also। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इन्फ्लेशन के टाइम में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? कैसे बढ़ती होंगी आपके हिसाब से, बताइए, किसी को कोई आइडिया है? महंगाई बढ़ी हुई है, तो जब बढ़ता है महंगाई से बेरोजगारी कैसे कम हो जाएगी?
सर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इंक्रीज ज्यादा होता है तो प्रोड्यूस करेंगे सर, ज्यादा सर प्रोड्यूस उसमें करेंगे तो सर एम्प्लॉयमेंट डिमांड की वजह, वेरी गुड। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, डिमांड की ज्यादा ज्यादा डिमांड डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा है, तो सप्लाई बढ़ाएंगे प्रोड्यूसर्स, राइट। यस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो जॉब्स निकलेंगी नहीं मार्केट में, यस यस सर, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। लेकिन क्या है, ये इट्स अ वेरी इट्स नॉट अ यूनिवर्सल सिचुएशन, राइट। ये हर जगह नहीं है। हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। यही तो पढ़ाया है तुम लोगों को, यस स्टैगफ्लेशन। सर, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लिखा है, दिस Yes, सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है। फेवरेबल Yes. इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन अपॉन ऑलवेज नॉट फाउंड, समटाइम प्रोडक्शन में कम टू स्टैंड स्टिल, राइट। कई बार प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल हो जाता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, यानी जॉब्स आगे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे और एक तरफ से महंगाई बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये लिखा हुआ है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन विद स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन विद लेस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, यस सर, बात समझ में आ रही है? यस सर यस Yes, सर sir. इफेक्ट्स ऑन बिजनेस एंड ट्रेड। ठीक है, यूजुअली ट्रेड का जो इंटरनल ट्रेड है वो बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम में, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा स्पेंडिंग होगी, ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा डिमांड होगी। फिर इस एक्सपोर्ट के अंदर, इस एक्सपोर्ट आपका सफर करेगा, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन आपके इंटरनेशनली आपको वीक कर देगा। इन्फ्लेशन आपको इंटरनेशनली वीक कर देगा, क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री की डिमांड बढ़ी हुई। अब आप अपनी इसकी डिमांड को कैसे पूरा, अगर आपके इंटरनल डिमांड में इंटरनल आप डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे इंटरनली, तो आप क्या करेंगे? बाहर से सामान मंगाएंगे या नहीं? यस सर, ठीक, यस सर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। वही कह रहा है, देखो, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। यस सर, export trade is likely to suffer on the account of rise in the price of the domestic goods. डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस बढ़ने की वजह से आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने इंटरनल डिमांड करने के लिए आप इंपोर्ट को तवज्जो ज्यादा दोगे, बाहर से सामान मंगाओगे। जब बाहर से सामान मंगाओगे तो आपका क्या होगा? आपकी करेंसी वीक होगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। करेंसी डेप्रिसिएशन लाता है इन्फ्लेशन, करेंसी को डेप्रिशिएट कर देगा। इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। रुपया जो आज के दौर में गिर रहा है हिंदुस्तान का, एक बहुत बड़ा रीजन उसका यही है कि हिंदुस्तान का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, राइट। ठीक, समझ में आया नहीं यस आया? सर यस सर, तो यही है इसमें। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, द गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीजेस एट और मोर रेवेन्यू फ्रॉम द इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। सिमिलरली पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज द गवर्नमेंट एज इट रिक्वायर्ड मोर स्पेंड एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अदर पर्पसेस। तो गवर्नमेंट का एक तरफ से इनकम भी बढ़ता है, एक तरफ से एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ से राइज होता है, उसके दोनों टूल्स के अंदर एक्सपेंडिचर भी उसका बढ़ेगा, राइट। क्योंकि डिमांड कंट्री की बढ़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा स्पेंड भी करेगा और उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फायदा होता है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, अ माइल्ड इन्फ्लेशन प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना जरूरी है, मैंने तुम्हें 10 बार बताया, पहले ही बताया कि अमेरिका के अंदर 3 से 5% इन्फ्लेशन होना जरूरी है, राइट। क्यों? क्योंकि मिनिमम इन्फ्लेशन, हल्का सा इन्फ्लेशन होना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इन्फ्लेशन सीधा सा मतलब हमें ये बताता है, जब इन्फ्लेशन का नाम सुना करो तो इसका मतलब ये है कि कंट्री में डिमांड बढ़ी हुई है। कंट्री में डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कंट्री में लोगों के पास पैसा है, तभी तो डिमांड कर रहा है। यस सर ठीक है, तो यस सर अब जब उनके पास पैसा है तो वो चाहते हैं कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करें। ठीक है, तो एक छोटा सा इन्फ्लेशन, Yes. जिसे हम कहते हैं, लिखा हुआ है देखो, माइल्ड इन्फ्लेशन, माइल्ड, MILD, माइल्ड इन्फ्लेशन। माइल्ड इन्फ्लेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है, राइट। लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ेगा, रन अवे हो जाएगा या गैलपिंग हो जाएगा, दौड़ने लगेगा ज्यादा, डबल डिजिट हो जाएगा, तो ये नुकसान करता है, राइट। खासकर डेवलपिंग नेशंस में, खासकर हिंदुस्तान में, जहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज्यादा ज्यादा है, राइट। जहाँ पे परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, राइट। जहाँ पे सैलरी, जहाँ पे वेजेस इतने नहीं है, वेजेस में ग्रोथ इतनी नहीं है, राइट। और भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, इलिटरेसी है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बनिस्बत डेवलप्ड नेशंस के।
तो इसलिए हम एक माइल्ड इन्फ्लेशन को, इसलिए हमारा जो उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल ने जो रिकमेंडेशन दिया था कमेटी का 2015 में, उन्होंने ये कहा था कि 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 से 6% के बीच में, यानी मतलब +2 -2 करना होना चाहिए, लेकिन 4% के बैंड में होना चाहिए, या तो 2% नीचे चला जाए 2%, लेकिन 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। खासकर हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी में, जो कि बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमी है, बड़ी सेंसिटिव इकोनॉमी है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए माइल्ड इन्फ्लेशन यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो फिर वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा, ज्यादा इन्फ्लेशन आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा और आपकी कंट्री में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, खासकर डेवलपिंग नेशंस में। बताइए, आया नहीं आया समझ में? यस सर। सर ठीक है, तो ये है, इनको डाउनलोड कर लेना, इन नोट्स को भी ग्रुप में भेज दूंगा, कर लेना, इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट हमारा ये सिलेबस, ये यूनिट हमारा पूरा हो गया। ठीक है, देखो एक चीज उसमें, एक चीज थी ऑब्जेक्ट, एक टॉपिक और रह गया है, हाँ एक रह गया, एक चीज मैं डिस्कस करनी थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी तो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, जो मैंने टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ाए थे ना तुम लोगों को, यस यस सर। सर वही मॉनेटरी पॉलिसी है। अब हमारा सवाल उसमें ये है, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो ये, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उसके नोट्स तुम्हें अभी सेंड कर दूंगा, उसको रीडिंग कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्कस कर लेंगे, और अगर समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे कल को, ठीक है, वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। ओके सर। मैं अभी उसके नोट्स करके अरेंज करके तुम लोगों को शाम तक भेज दूंगा, उसको देख लेना, उसको रीड आउट कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। देखो अब मॉनेटरी पॉलिसी तो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब क्या काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टेबिलिटी है, इनकम वेल्थ का गैप है, ये सब कम करती है, यानी इकोनॉमी का फायदा होना चाहिए तरीके से। तो 4-5 पॉइंट्स हैं उसके, मैं तुम लोगों को उसके नोट्स भेज दूंगा, उसको पढ़ लेना, और उसको अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेंगे कल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस टॉपिक में अभी तक पूरे यूनिट में कोई दिक्कत आई? इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको पढ़ना अच्छे से। दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो फिर कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।